सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस शानदार लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 यानी कि एपी के बारे में बात होगी। इस पूरे लेक्चर के अंदर हम जानेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में और हम कर देंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का दी एंड। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। चैप्टर का नाम है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो किस बेसिस पे है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है एक यूनिट है, उसका नाम होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। उसी का पार्ट है ये, सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट है ये। ओके, तो ये होती क्या है सीक्वेंस सीरीज, उसके बारे में समझेंगे। तो व्हाट इज एन एपी, उसी का जवाब हम ढूंढने आए हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सीक्वेंस के बारे में। तो सीक्वेंस क्या होता है स्टूडेंट? सीक्वेंस एक इनफाइनाइट नंबर या फाइनाइट नंबर की लिस्ट होती है जो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करे, जो एक पैटर्न को फॉलो करे। वो हो सकता है एडिशन का पैटर्न हो, वो हो सकता है मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो, वो हो सकता है एक्सपोनेंशियल पैटर्न हो, यानी पावर्स बढ़ रही हो, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये भी एक पैटर्न है। तो ऐसी सारे पैटर्न फॉलो करने वाली चीज़ों को ही आप क्या बोलते हो? सीक्वेंस बोलते हो। जैसे कि नंबर सीक्वेंस होता है, ये एक नेचुरल नंबर सीक्वेंस है। 1 2 3 4 5, हर बार क्या हो रहा है? +1 +1 +1 +1, तो इसमें एडिशन पैटर्न लग रहा है। ठीक है, तो एपी भी इसी का ही एक टाइप होता है। नेक्स्ट, सीरीज क्या होती है? मैंने दो नाम लिए थे, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीरीज क्या होती है? इसी सीक्वेंस के सम को क्या कहा जाता है? सीरीज कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, सीरीज इज द सम ऑफ एलिमेंट्स इन द कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस, यानी कि 1 + 2 + 3 + 5, इस तरीके से ये क्या है? सीरीज ऑफ नेचुरल नंबर। हर एक नंबर जो होता है सीक्वेंस के अंदर, और सीरीज इज कॉल्ड ए टर्म, कि ये जो हर एक नंबर है इसी को आप क्या बोलते हो? टर्म बोलते हो। जैसे 5 एक टर्म है, 3 एक टर्म है, 2 एक टर्म है, ये सब क्या है? टर्म्स हैं। अब जानते हैं कि ये जो एपी है इसका पूरा नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। तो ये प्रोग्रेशन क्या है सर? तो प्रोग्रेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच जनरल टर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग अ मैथमेटिकल फॉर्मूला। कि ये जो जनरल टर्म्स होती है ना, इनको आप एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के बेसिस पे रिप्रेजेंट कर सको, उसी को आप क्या कहते हो? प्रोग्रेशन। यानी कि इसके अंदर भी एपी जो होता है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यानी फॉर्मूलाज आएंगे, बिल्कुल आएंगे। हम उसकी जनरल टर्म को निकालने के फॉर्मूला सीखेंगे, सम के फॉर्मूला के बारे में सीखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो अब जानते हैं एपी क्या होता है। तो देखो, एपी की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इट इज ए प्रोग्रेशन in which the difference between two consecutive term is always constant, यानी कि कोई भी दो लगातार आने वाली टर्म, consecutive मतलब क्या होता है स्टूडेंट? लगातार आने वाली टर्म्स, लगातार आने वाली टर्म्स का डिफरेंस जो हो वो कांस्टेंट हो, यानी सेम डिफरेंस आता हो, कॉमन डिफरेंस आता हो। तो अब जानेंगे हम कि एक एपी के अंदर एन जो होता है ये जनरल टर्म को बोला जाता है। ठीक है, in arithmetic progression an is called as the general term where n represents the position of the term in the given sequence। यानी कि अगर एक सीक्वेंस है, सपोज दैट एक सीक्वेंस मैंने लिख दिया 2 की टेबल का सीक्वेंस, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से ये चले जाएगा। ठीक है, ये कहाँ तक चल रहा है? an तक चल रहा है। एक सीक्वेंस इस तरीके से होती है, मैं आपको बताता हूँ। पहली टर्म को A1 कहा जाता है, यानी AP की पहली टर्म, A फॉर AP, 1 फॉर पहली टर्म। AP की दूसरी टर्म, AP की तीसरी टर्म, इस तरीके से ये चले जा रहा है। A4, A5, A6, ऐसे चलते चलते n तक। n फॉर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, n क्या होता है? कोई भी नेचुरल नंबर। तो आप इसमें देखोगे कि सर फर्स्ट प्लेस पे कौन आ रहा है? फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है 2, सेकंड पे 4, थर्ड पे 6, फोर्थ पे 8, फिफ्थ पे 10, ऐसे ही लास्ट an जो है वो क्या है? nth टर्म है। समझ गए आप? तो जब आप इसकी बात करोगे तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है, A1 फर्स्ट टर्म, ये हो गई 2। A2 सेकेंड टर्म, ये क्या हो गई है आपके? 4। A3 थर्ड टर्म, ये क्या हो गई आपके? 6। इस तरीके से ऐसे चलते चलते जो हमारी nth टर्म होती है, लास्ट टर्म जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ये है आपके जनरल टर्म के बारे में। जनरल टर्म का फॉर्मूला हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो लेक्चर होगा उसके अंदर। तो आप अभी तक समझ गए कि एपी क्या होता है। एपी वही होता है जिसके अंदर कॉमन डिफरेंस आए। इसमें कॉमन डिफरेंस है, बिल्कुल है। आप देखोगे कि यहाँ पे +2 हो रहा है,
यहाँ भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, +2 हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है +2। तो जब भी डिफरेंस क्या आ रहा हो, कॉमन आ रहा हो, तो वो क्या होती है AP। तो आपको सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, AP वही जो क्या दे, जो दे कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट डिफरेंस। जिसमें भी कॉमन डिफरेंस आएगा वो AP कहलाएगी। इस कॉमन डिफरेंस को आप स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हो। ओके, तो ये इतनी सी बात आप ध्यान रखोगे तो आप अपने एक्सरसाइज नंबर 5.1 को चुटकियों में उड़ा पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। कह रहा है कि हमने कुछ सिचुएशन दी है, आप बताएं कि इस सिचुएशन में AP कौन बना रहा है। AP मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जो कॉमन डिफरेंस दे। AP का मतलब ही क्या है, जिसका कांस्टेंट डिफरेंस हो। तो इसने कहा है टैक्सी किराए वाला। अरे भैया, ये 3rd चैप्टर 4th चैप्टर वाले टैक्सी वाले अभी तक वापस पीछा ही नहीं छोड़ रहे। ये कह रहा है कि जो टैक्सी फेयर है वो हर 1 किलोमीटर का इस तरीके से है। पहले किलोमीटर में तो वो लेता है 15 रुपीज़। तो सपोज दैट मुझे 1 किलोमीटर जाना था तो मेरे 15 रुपीज़ लग गए। फिर वो कह रहा है एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक आगे से आगे किलोमीटर जाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे। जैसे सपोज दैट आपको 2 किलोमीटर की जर्नी डिसाइड करनी है, तो वो कह रहा है पहले किलोमीटर के 15 रुपीज़ दे दो, अब 8 रुपये और दे दो ताकि 2 किलोमीटर हो जाएगा। आपको 3 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपये और दे दो। आपको 4 किलोमीटर जाना है तो 8 रुपये और दे दो। तो इससे हमें पता क्या चला स्टूडेंट, इससे हमें पता चला कि ये तो कुछ इस तरीके का है सर। अगर हमें 1 किलोमीटर जाना होता है तो 15 देना होता है, यानी ये हमारी A1 है। अगर मुझे 2 किलोमीटर जाना होता तो 15 में 8 और एक्स्ट्रा, यानी 23 रुपीज़ देने पड़ते मुझे। अगर मुझे 3 किलोमीटर जाना होता सर तो मुझे 8 रुपीज़ और ज़्यादा देने पड़ते, यानी 31 रुपीज़ देने पड़ते। मुझे 4 किलोमीटर जाना होता सर तो 8 रुपीज़ और, यानी 39 रुपीज़ देने पड़ते। और ये तो ऐसे ही चलते जाता सर। तो देखो AP है या नहीं है, उसका पहचान कैसे करें। उसका पहचान सिर्फ इतना सा है कि क्या इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है, इसको आप A1 बोलते हो, इसको आप A2 बोलते हो। तो जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, पिछली टर्म में से अगली टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो। A2 - A1 या फिर A3 - A2 या फिर A4 था ना, हाँ A4, तो या फिर A4 - A3, इस तरीके से कोई भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कोई भी लगातार आने वाली टर्म का आप डिफरेंस देख लो, वो सेम आता है कि नहीं आता है। जैसे अगर मैं इसमें देखूं, क्या मैं 23, ये क्या लिख रहा हूं मैं, 23 - 15 कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं 31 - 23 कर दूं, या फिर मैं क्या कर दूं 39 - 31 कर दूं। इस तरीके से कुछ भी मैं कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस देखूं तो क्या यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, यहाँ भी 8 आ रहा है, सब में 8 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये AP है। यस इट इज एन AP। समझ गए स्टूडेंट्स, कितना आसान क्वेश्चन था। अभी हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। तो ये जो पार्ट है ये काफ़ी अच्छा पार्ट है। ये बच्चे यहाँ पे अटक जाते हैं इसके अंदर आ करके, तो हम आपकी सारी दिक्कतें दूर कर देंगे। देखो इसने कहा एक बार में 1/4 जो एयर होती है उसको हटा देता है, तो यानी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है। और याद कर लें AP के अंदर सिर्फ और सिर्फ एडिशन या सब्ट्रैक्शन की सीरीज फॉलो होती है, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब फॉलो नहीं होता है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का पार्ट होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ तो एक रूम है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मान लो एयर है हमारे पास। सपोज दैट मैं कहता हूँ 64 यूनिट्स एयर हैं इसके अंदर। तो जैसे ही मैंने ये वैक्यूम पंप ऑन किया, वैक्यूम पंप एक ऐसा पंप होता है जो हवा को निकाल देता है, ये इस पूरे रूम की 1/4 एयर को निकाल देगा, यानी 64 थी, इसकी 1/4 बाहर निकल गई, 4 इससे कट हो गया। कितने टाइम कट हो गया, 16 टाइम, यानी 16 यूनिट एयर जो है वो इससे क्या हो गई, बाहर निकल गई। तो 64 था, इसमें से 16 यूनिट्स जो है वो स्टूडेंट क्या हो गई, बाहर निकल गई है। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को, बिल्कुल समझ गए हो। तो 64 यूनिट और आपको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अगर मैं एक बात कहूँ तुम्हें कि एक पिज़्ज़ा है, आपने इसका 1/4 खा लिया तो बचा कितना, 3/4। तो आप डायरेक्टली अगर कोई भी चीज़ अपना 1/4
चीज़ आप निकाल देते हो तो उसकी बचती क्या है, 3/4 चीज़ ही बचती है। जैसे कि अगर ये 64 है तो अगर आप इसमें से 1/4 एयर निकाल देते हो तो बचता कितना है, 3/4। तो आप एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हो ऐसे लिख करके। इससे होगा क्या, 4 से ये कट हो जाएगा, 16 टाइम्स 16 3 ज़ा 48, ये 48 यूनिट एयर आपके बच गई। तो यानी पहले एयर थी 64, अब कितनी बच गई, 48। फिर से आपने पंप ऑन किया, फिर से 1/4 एयर निकल गई, यानी 48 की भी 1/4 एयर फिर से निकल गई। तो 4 से ये फिर से कट हो गया, 12 3 ज़ा 36 यूनिट एयर आपके बच गई। और आप ऑन करोगे तो ये फिर से आपके क्या करेगा, 36 में से 3/4 एयर ही छोड़ेगा बाद में, तो 9 3 ज़ा 27। इस तरीके से अब आप देखोगे कि सर ये जो भी सीक्वेंस बन रही है ना, हमें तो ये गड़बड़ लग रही है, हमें तो ये क्या लग रही है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रही है। ऐसा क्यों लग रहा है सर, क्योंकि देखो 64 और 48 में तो सर 16 का डिफरेंस आया, 16 का डिफरेंस आया सर। बट यहाँ पे जैसे ही मैंने देखा 48 से 36 में, तो ये तो 12 का डिफरेंस है सर, 12 का डिफरेंस हो गया। अरे भाई कॉमन डिफरेंस ही नहीं है, ये तो क्या हो गया, पाप हो गया। हे माँ माता जी, ये क्या कर दिया हमने। तो जैसे ही डिफरेंस चेंज हुआ उसी वक्त ही आप समझ जाओ ये एपी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एपी वही जो कॉमन डिफरेंस दे, तो दिस इज नॉट एन एपी। ठीक है, इसको पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया, पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया इसको, एक चीज़ को आगे से आप समझ जाए। जब भी ऐसी चीज़ आए, फ्रैक्शनल वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई करनी हो या किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करनी हो, वो कभी भी एपी का पार्ट नहीं हो सकते। समझ गए। तो नेक्स्ट चीज़ को देखेंगे, ये कह रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग। डिगिंग का मतलब एक वेल की क्या हो रही है, खुदाई हो रही है। तो ये कह रहा है कि उसकी कॉस्ट कुछ इस तरीके से है, when it cost ₹150 for the first meter and rises 50 for each subsequent meter, यानी लगातार आगे से आगे जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उस वेल को खोद रहे हैं उतना ही क्या है, 50 रुपीज़ हमारे एड ऑन होते जा रहे हैं। तो क्या मीनिंग निकला इसका, मीनिंग ये निकला सर कि पहली बार में 1 मीटर अगर ये खोदना होगा तो 150 लगेगा, 2 मीटर खोदना होगा तो 50 और एक्स्ट्रा यानी 200 लगेंगे, उसके बाद देखोगे तो और 50 एक्स्ट्रा यानी 250, उसके बाद हो जाएगा आपके 300 और 350। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो हमें तो सर एक चीज़ समझ आ गई कि सब में जो डिफरेंस आ रहा है वो 50 का आ रहा है, सब में जो डिफरेंस है वो 50 का आ रहा है। और आपने सर एक चीज़ बताई थी कि जब भी डिफरेंस क्या हो, कॉमन हो, जब भी डिफरेंस क्या हो कॉमन, तो वो क्या होती है, एपी होती है। इसने कहा है द अमाउंट ऑफ मनी in the account every year when rupees 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को करने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर फ़र्क क्या होता है। तो चलिए पहले उसको समझते हैं। देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। ओहो, ये रहा। तो ये है आपके सिंपल इंटरेस्ट और एक है आपके कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या होता है, ये वैसे तो आपने अगर क्लास 8 थोड़ी सी अच्छे से पढ़ी हो तो शायद आपको पता हो, बट कोई बात नहीं। देखिए, अगर सपोज दैट आप बैंक के अंदर गए और आपने 100 रुपीज़ जमा करवाए, दोनों के अंदर ही 100 रुपीज़ को जमा करवा दिया, ठीक है। इससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा और एक ही बार में सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही, मतलब सिंपल या कंपाउंड नाम से ही पढ़ के आप बता पाओगे कि एपी है या नहीं है। तो देखिए, जैसे बैंक के अंदर गए और बैंक ने कहा कि हम तो रेट देंगे 10% की, आपको रेट देंगे 10% की, तो होगा क्या, जब आप पहले साल इंटरेस्ट देखोगे अपना, तो इंटरेस्ट हो जाएगा 100 का 10%। किसी भी चीज़ का 10% निकालने का तरीका होता है उसकी 1/10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 0 से 0 कट होगा यानी 10 ही आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपल इंटरेस्ट से पहले साल, ये पहला साल है, उसके फर्स्ट ईयर के एंडिंग के अंदर आपके 10 रुपीज़ का क्या आ गया, इंटरेस्ट। इधर भी क्या होगा, 10 रुपीज़ का इंटरेस्ट, क्योंकि 100 के ऊपर 10% लगेगा। अब इस पे जो है सिंपल इंटरेस्ट में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि नाम से ही सिंपल है। आपका जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट की जो रेट है वो हमेशा इसी प्रिंसिपल अमाउंट पे लगती जाएगी। अगर आप दूसरे साल जाओगे तो इसी का 10% और, तीसरे साल जाओगे इसी का 10% और, ऐसे ऐसे करके, यानी 3 साल का जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट का जो भी सम आएगा ना, इंटरेस्ट का सम, तो वो इंटरेस्ट का सम आएगा 30 रुपीज़। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होगा। पहले साल आपके 10 रुपीज़ आए, तो अब जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितनी हो गई भाई, पहले तो 100 रुपये थे अकाउंट के अंदर, अब 10 रुपये और आ गए, यानी अकाउंट में 110 रुपीज़ हो गए। तो दूसरे साल के अंदर इसका 10% निकलेगा, तो 110 का 10%, एक ज़ीरो हटा दो, 11 आ जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि जैसे इसमें तो 2 साल का जो
अमाउंट आ रहा था इंटरेस्ट का, वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 20 रुपीज़ इंटरेस्ट आ रहा था, 20 रुपीज़ 2 साल का। बट इसमें जो 2 साल का इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 21 रुपीज़। इसमें फ़र्क आता है। क्यों आता है, देखो ध्यान से। अगर मैं आपको बताऊं कि पहले साल का इसमें अमाउंट क्या होगा, तो पहले साल के एंडिंग का अमाउंट होगा, देखो 100 रुपीज़ आपने जमा करवाए, एक साल बाद हो गए 110, उसके बाद हो गए 120, उसके बाद हो गए 130, इस तरीके से चल रहा है। तो जब आप डिफरेंस चेक करोगे तो डिफरेंस कैसा आ रहा है, कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि यहाँ पे भी 10 बढ़ रहा है, यहाँ पे भी क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, 10 बढ़ रहा है। इधर क्या बढ़ रहा है, इधर भी 10 बढ़ रहा है। इधर भी क्या बढ़ रहा है, इधर भी 10 बढ़ रहा है। बट इसके अंदर ऐसा नहीं हो रहा। पहले साल आपने 100 रुपीज़ जमा करवाए, बिल्कुल करवाए। दूसरे साल वो क्या हो गए, 110 हो गए। तीसरे साल क्या हो गए, 11 रुपीज़ और बढ़ गए, यानी 121 हो गए। अब आप जब डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पे तो क्या हुआ, 10 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए। यहाँ कितने हुए, यहाँ आप कहोगे कि सर ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 11 रुपीज़ इंक्रीज़ हो गए। इसका मतलब इसके अंदर डिफरेंस जो है वो कॉमन नहीं रहता। तो जब भी आप नाम पढ़े कंपाउंड इंटरेस्ट, तो आप एक चीज़ समझ ले स्टूडेंट्स कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर कभी भी इंटरेस्ट जो है वो सेम नहीं रहता। अगर इंटरेस्ट सेम नहीं रहेगा मतलब इंटरेस्ट जो है वो फ्लक्चुएट होता है, हर साल प्रिंसिपल बदलता है तो इंटरेस्ट भी चेंज होता रहता है। तो डिफरेंस जो है कॉमन नहीं आएगा। इस वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बनाता। तो जब भी आप नाम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, वो एपी नहीं बनाएगा। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है। तो एक बात आपको क्या समझ आ गई कि कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी के टर्म्स को फॉलो नहीं करता, बट सिंपल इंटरेस्ट करता है। तो आपने इस क्वेश्चन का जैसे ही पढ़ा कि इसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई है, इसका मतलब ये एपी को फॉलो नहीं कर सकता। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एपी का पार्ट नहीं है, इसलिए ये भी एपी नहीं होगी, चाहे कोई भी रेट के ऊपर लग रही हो, ये एपी कभी नहीं हो सकती। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था कि एग्जाम में कैसे लिखना है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, एग्जाम में आपको इतना शॉर्टकट नहीं करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अभी, है ना। तो एग्जाम में आपको किस तरीके से लिखना है, इसमें लिखना है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर, वो आपके कितना आ जाएगा, 150 रुपीज़। ठीक है। फॉर डिगिंग 2 मीटर्स, वो आपके आ जाएगा 200 रुपीज़, क्योंकि प्लस 50 हो जाएगा। थर्ड में आप करोगे 3 मीटर्स, तो आपके आ जाएगा 200 प्लस 50, यानी कि 250। तो आप देखोगे कि जो द रिक्वायर्ड सीरीज इज ऐसे करके, रिक्वायर्ड सीरीज इज 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। ठीक है। सिंस द डिफरेंस इज कॉमन, आप लास्ट में लिखोगे सिंस द डिफरेंस इज कॉमन, सिंस देयर इज कांस्टेंट डिफरेंस, सो इट इज एन एपी। बस, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अटेंड करोगे। आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आई होप आपको अभी तक का वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप पसंद आ रहा है तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को। देखिए, जैसा मैंने कहा था कि एक सीरीज़ है हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से। तो अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको समझाऊंगा कि जनरल टर्म ऑफ एपी एग्जैक्टली होती क्या है, और इस फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज का फाउंडेशन है। देखिए, ये थी हमारी पहली टर्म, ये होती है A1, ये होती है A2, ये होती है A3, ये होता है A4 इस तरीके से, और ये क्या होती है A5 होती है, ऐसे चले जा रहा है। तो एक बात याद रखें कि जो पहली टर्म है A1 वो 2 है। इसके अंदर डिफरेंस कितना है, आप कहोगे सर डिफरेंस भी 2 है। तो अगर मुझे सेकंड टर्म बनानी हो तो कैसे बनाऊंगा, फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को जोड़ करके बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। कैसे आया, देखो पहली टर्म थी 2, 2 में 2 जुड़ेगा तो 4 आएगा। बिल्कुल आएगा। आप कहोगे सर हाँ ये तो चमत्कार कर दिया। अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो उसमें क्या होगा, पहली टर्म में 2 बार डिफरेंस जोड़ दो, पहली टर्म में 2 बार डिफरेंस जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा A + 2D। ये आप कहोगे सर ये कैसे, अभी देखो 2 2 क्या होता है, 4 होता है। बिल्कुल होता है। तो 2 + 4 = 6। आप कहोगे बिल्कुल सर ये तो चमत्कार हो गया, थर्ड टर्म तो 6 ही है। ऐसे ही क्या होगा, आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, यही ट्रेंड चलता रहेगा कि अगर मेरे को फोर्थ टर्म निकालनी हो तो 3 बार डिफरेंस जुड़ जाएगा। एक बार जोड़ोगे तो दूसरी टर्म आएगी,
यहाँ पे तीसरी टर्म आएगी, यहाँ पे चौथी टर्म आएगी, इसका मतलब a प्लस 3d। आप कहोगे सर हमें तो एक बढ़िया पैटर्न दिख रहा है, और वो पैटर्न सर ये दिख रहा है कि जब भी हम क्या करते हैं AP का यहाँ पे जो भी नंबर लिखते हैं उससे एक कम यहाँ पे आ जाता है। अगर हम यहाँ पे 4 लिखते हैं तो उससे एक कम यहाँ पे 3 आ जाता है, 3d। तो अगर आप सर यहाँ पे n लिखोगे तो उससे एक कम आ जाएगा, यानी यहाँ पे हमेशा एक कम आ जाएगा, n माइनस 1d। बिल्कुल सही, यही हमारी क्या होती है, जनरल टर्म ऑफ AP होती है स्टूडेंट्स, यही है जनरल टर्म। इसी को जनरल फॉर्मूला कहा जाता है AP का, तो ये है जनरल टर्म। बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हो तुम, तो इसी का हम यूज़ करेंगे अपकमिंग क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी फर्दर डिले के। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। आपको पहली टर्म दी गई है, कॉमन डिफरेंस दिया गया है, तो लिखना कैसे है, लिखना है कि जैसे पहली टर्म है 10, दूसरी टर्म होगी a प्लस डी, तीसरी टर्म होगी a प्लस 2d, चौथी टर्म क्या होगी 1 प्लस 3d। अभी मैंने क्या सिखाया, यहाँ पे जो भी होता है उससे एक कम लिख देना होता है। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 4 है तो यहाँ 3 लिख दो, यहाँ पे 2 है तो ये 1 है, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बट इस वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो फटाफट आप लाइक का बटन दबाएं। ओके, तो देखते कि क्या है इसका सॉल्यूशन, तो तड़कता भड़कता सॉल्यूशन। तो जब आप पहली टर्म इसकी निकाल लिए हो 10, अब देखो दूसरी टर्म क्या होगी, पहली टर्म में डिफरेंस को जोड़ दो, 10 प्लस 10 इज 20। इसमें आप 2 बार डिफरेंस को जोड़ दो, तो आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर, ये तो बहुत ज़्यादा इजी है, पहली टर्म है 10 और डिफरेंस का अगर मैं डबल कर दूं तो डिफरेंस तो खुद भी 10 ही है, 10 का डबल इज़ 20, 10 प्लस 20 इज़ 30 सर। और एक और चीज़ सर, ये तो बहुत ईजी है, इतना सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो डायरेक्ट दिख रहा है पहली टर्म 10 है, फिर 10 10 अगर ये पॉजिटिव है तो जुड़ता जाएगा, 10 में 10 जुड़ेगा तो आएगा 20, 10 और जुड़ेगा तो आएगा 30, 10 और जुड़ेगा तो आएगा 40, और ऐसे ही ये चलता रहेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है सर। इसके बाद ये कह रहा है डिफरेंस 0। अरे जब डिफरेंस 0 हो तो कुछ भी नहीं जोड़ना, यानी सेम चीज़ ही बार बार आएगी। आज अगर मैं कहूँ तुम्हारे पास 50 रुपये हैं और मैं तुम्हें 0 रुपीज़ का चेक दे देता हूँ, तो मैंने तुम्हें क्या दिया, अरे धोखा दिया, कुछ भी नहीं दिया। तो आज भी तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है, उतना ही है 50 रुपीज़, क्योंकि 0 रुपीज़ का इंक्रीमेंट था। इसमें भी यही होगा, पहली टर्म क्या आएगी -2, आपने 0 रुपीज़ बढ़ा दिया, आज भी -2, आपने 0 रुपीज़ फिर से बढ़ा दिया, आज भी -2, फिर से बढ़ा दिए -2, यानी -2 ही रहने वाला है। अगली जो है उसके बारे में बात करते हैं। अगला पार्ट क्या है, A है 4 और D क्या है -3। जब भी डिफरेंस माइनस में हो सीरीज़ क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहाँ पे है 4, पहली टर्म क्या है 4। एग्जाम में ऐसे पूरा लिखना है आपको, ये बात ध्यान रखें, है ना। क्वेश्चन ईजी है, इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा ही शॉर्टकट लेने लग गए। मेरा काम है कॉन्सेप्ट्स को समझाना, तुम्हारा काम है अच्छे से रिप्रेजेंट करके बढ़िया मार्क्स लाना। तो देखो पहला टर्म क्या है 4, उसमें से 3 कम हो गया, 3 अगर मैं इसमें से कम कर दूं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें से 3 और कम कर दूं स्टूडेंट तो क्या बचेगा, -2 बचेगा। 3 और कम कर दूं तो क्या हो जाएगा, -5 बचेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल चलेगा। यहाँ पे है डिफरेंस हाफ का, यानी आधी आधी बढ़ाते जाना है। तो अगर -1/2 था, आपने जैसे सपोज दैट 1 लाख रुपए का कर्जा था, आपने आधा लाख यानी 50,000 दे दिए, तो अभी भी कितना कर्जा बाकी है, -1/2 का कर्जा अभी भी बाकी है। फिर आपने आधा लाख और दे दिया, अब कर्जा कितना है 0, अब आप एकदम कर्जा है ही नहीं। आपने आधा लाख और जमा करवा दिए तो हाफ, आधे और जमा करवा दिए तो 1, इस तरीके से ये चलता रहेगा, ठीक है। हाफ का डिफरेंस है, हाफ बढ़ता जाएगा। इधर की बात करें तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और माइनस की चीज़ें क्या होती है, ऐड ऑन होती रहती है। माइनस का 1.25 है स्टूडेंट, उसमें 0.25 और ऐड हो गया तो ये हो गया माइनस का 1.50, और ऐड हो जाएगा तो माइनस का 1.75, और ऐड हो जाएगा तो माइनस का 2.00। इस तरीके से ये चलता रहेगा। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस है और आप भी शायद बोर हो रहे होगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आसान चैप्टर है अभी तक, ठीक है। आगे की एक्सरसाइजेज अच्छी आती है, ये आप मतलब प्राइमरी को भी सिखा सकते हो, इतना इजी सीक्वेंस एंड सीरीज़ का पार्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसका लेवल क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ा सा बिल्डअप होता रहता है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको दिया गया है कि फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। बहुत इजी है, फर्स्ट टर्म आपको लिखनी है तो सबसे पहले जो आता है वही होता है, ये है 3।
डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो a2 माइनस a1 होता है, a2 माइनस a1 होता है। तो दूसरी टर्म कितनी है 1, 1 में से 3 जाएगा तो 1 माइनस 3 कितना होगा स्टूडेंट्स -2। इसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करते हुए चलना है। अभी हम कर देते हैं। तो इसमें a कितना है, a है -5, बिल्कुल है -5। इसके बाद अगर आप डिफरेंस की बात करें तो वो होता है a2 माइनस a1, -1 में से -5 जाएगा तो -1 है, इसमें से -5 जाएगा। याद रखना ये फॉर्मूला का माइनस है, ये इसका खुद का माइनस है। तो ये हो जाएगा -1 + 5 यानी कि 4। ओके, प्लस का 4 यानी प्लस होता जा रहा है। यहाँ से भी देख सकते हो 3 से 7 हो गया तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया ना। बड़ा आसान था ये तो। इधर की बात करें तो पहली टर्म कितनी है स्टूडेंट्स 1/3 है। अब आप डिफरेंस की बात करो तो डिफरेंस में क्या होगा, 5/3 में से 1/3 चला जाएगा यानी 4/3। 4/3 बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स इसके अंदर। इसकी बात करते हैं तो आप कहोगे कि सर पहली टर्म तो है 0.6। डिफरेंस की बात करें तो 1.7 में से 0.6 जाएगा यानी कि 1.1 ही आएगा। यही है आपका आंसर। ओके, तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है ये, है ना। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर एपीज, इफ दे फॉर्म एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन एपी है, और अगर जो एपी है तो आप उसकी क्या करें, 3 टर्म्स और निकाल के बता दें। तो एपी चेक करने का तरीका बहुत सिंपल है स्टूडेंट, आपको सिर्फ इतना देखना होता है कि पहली टर्म और दूसरी टर्म में डिफरेंस कितना है। आपने कहा कि यहाँ से सर डिफरेंस आ रहा है +2, फिर 4 से 8 बढ़ गया, ये तो +4 हो गया। बस यहीं पे ही अपना हाथ रोक दें, यहीं पे ही रोक दें। जैसे ही डिफरेंस क्या हो गया, फ्लक्चुएट हो गया, ये एपी नहीं है, ये एकदम ही खराब इंसान बन चुका है। इसकी संगति से जितना हो सके उतना दूर रहें। इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले इसको डेसिमल में लिख दूं ताकि आपको और इजीली समझ आए, वरना फ्रैक्शन देख के बच्चे घबरा जाएंगे। तो ये 2 है। 5 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स, 2.5। 5 का आधा 2.5, ये 3 है। 7 का आधा क्या होता है स्टूडेंट्स, 3.5। क्या ये एपी है? बिल्कुल है। आप कहोगे सर ये तो गजब हो गया, ये तो आपने इसको एकदम हलवा बना दिया, इतना बढ़िया स्वादिष्ट हलवा कि 2 मिनट में हम कच्चा चबा जाएंगे इसको। तो ये कुछ ऐसा बन गया है। आपने कहा सर ये तो सिर्फ इतना सा है कि ये तो 0.5 बढ़े जा रहा है, सिर्फ 0.5 बढ़े जा रहा है। इसका मतलब आगे जो आएगा वो आएगा 4.0, उसके आगे आएगा 4.5, ये पॉइंट है, उसके आगे आएगा सर 5.0, इस तरीके से। तो ये बन गया, और ये इतना सा इसका क्या था, सॉल्यूशन था। नेक्स्ट की बात करेंगे, थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड पार्ट कह रहा है -1.2 है। फिर आगे जा करके क्या हो गया, अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो तुम देखते ही पहचान गए, ये तो तुम देखते ही पहचान गए कि सर इसमें तो 2 क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, कम हो रहे हैं। माइनस में जितना ज़्यादा वैल्यू उतनी ही उसकी एक्चुअल वैल्यू कम होती है। अरे भैया 1 लाख रुपए का कर्जा हो और 2 लाख का कर्जा हो तो ज़्यादा धनी कौन है, जिसके पास 1 लाख का कर्जा हो। मतलब धनी तो वैसे दोनों ही नहीं है, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, यहाँ पे -2, यहाँ पे फिर से -2, यहाँ पे फिर से -2। तो आगे क्या आएगा, आगे आएगा माइनस का 9.2, उसके आगे क्या आएगा माइनस का 11.2, उसके आगे क्या आएगा माइनस का 13.2। है ना एकदम आसान, बहुत बढ़िया। उससे भी आसान है इस पूरे वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट करना। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा है और हर चीज़ आपको समझ आ रही है तो आप यस कमेंट करें, YES यस कमेंट करें। यहाँ पे क्या है -10, फिर क्या हो रहा है -6, फिर क्या हो रहा है -2। तो देखोगे आप स्टूडेंट कि सर यहाँ पे 4 बढ़ चुका है, यहाँ पे भी क्या हो गया है सर 4 बढ़ गया है, और यहाँ पे भी क्या हो गया है 4 बढ़ गया। आप कहोगे कि सर थोड़ा समझ नहीं आया, अच्छे से समझाओ। अभी बता देते हैं। देखो स्टूडेंट -10 और -6 के अंदर डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर -6 और -10 का डिफरेंस ऐसे ले लो। माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 आएगा, बिल्कुल आएगा। आप देखोगे कि सर 6 और -2 का डिफरेंस भी यही है क्या, बिल्कुल यही आ रहा है। ये देखो -2 और प्लस का 6, 6 में से 2 जाता है तो भी 4 ही आता है। यानी यहाँ भी 4 4 4 इस तरीके से चले जा रहा है। तो सिर्फ 4 4 बढ़ाना है। अब 2 में 4 बढ़ाओगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर 6, और 4 बढ़ाओगे कितना आएगा 10, और 4 बढ़ाओगे क्या आएगा 14। ये हो गया क्वेश्चन का दी एंड। ओहो, हुआ नहीं है, अभी भी और पार्ट्स बाकी है, कोई बात नहीं, कर देते हैं, अभी कर देते हैं। इसमें आप देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे +√2 हो गया है,
इसको मैं अच्छे से करवाता हूँ। रूट देख के ही बच्चों की तो आत्मा ही शरीर छोड़ जाती है। 3 प्लस रूट टू, यहाँ पे हो गया है 3 प्लस 2 रूट टू, यहाँ पे हो गया है 3 प्लस 3 रूट टू, है ना, एकदम आसान, कुछ नहीं है, बस रूट टू जुड़े जा रहा है। आगे क्या आएगा 3 प्लस 4 रूट टू, उसके आगे क्या आएगा 3 प्लस 5 रूट टू, उसके आगे क्या आएगा 3 प्लस 6 रूट टू, है ना, बिल्कुल इजी। तो ये है आपका आंसर। नेक्स्ट इसमें देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट, -4, फिर से क्या हो रहा है -4, फिर से क्या हो रहा है -4, आगे क्या हो जाएगा -16, आगे क्या हो जाएगा -20, आगे क्या हो जाएगा -24। ओके, इसको करना भूल गए क्या? अभी कर देते हैं, अभी कर देते हैं। बच्चे कमेंट बड़ा जल्दी करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं तब कोई कमेंट नहीं करता। एक छोटा सा इधर से इधर क्या हो गए कि सर वो तो छोड़ ही दिया, ये कैसा पूरा कोर्स का आप होर्डिंग दे रहे हो, एडवर्टीजमेंट तो करते हो पूरा कोर्स करवाएंगे, और ये क्या करते हो आप, क्वेश्चन के पार्ट छोड़ देते हो। अरे नहीं छोड़ रहे भाई, ऐसे लांछन मत लगाओ तुम। तो ये एपी बिल्कुल भी नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? आप कहोगे सर 2 बढ़ तो रहा है। अरे भाई एपी वही जिसके अंदर सम यानी कि कॉमन डिफरेंस आए, बट इसका डिफरेंस तो कॉमन नहीं है। कैसे नहीं है? आज मैं 0.22 में से स्टूडेंट्स 0.2 को हटाऊंगा तो पीछे अगर कुछ नहीं होता 0 आता है, तो क्या बचेगा 0.02 बचेगा, 0.02। तो यहाँ पे आएगा 0.02। इसकी बात करें तो आप कहोगे सर ये लो 0.222, इसमें से जाएगा 0.22, तो ये हो जाएगा 200। तो आप कहोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे तो 0.002 आ रहा है, डिफरेंस ही बदल गया। जब डिफरेंस बदल जाए तो वो एपी नहीं, एपी नहीं तो उसके आगे का काम नहीं करना। क्या ये एपी है? तो ये बिल्कुल एपी है। क्यों है? क्योंकि डिफरेंस इसमें कॉमन है, कुछ भी नहीं जुड़ रहा है, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो, सब जगह ज़ीरो आ रहा है। इसका मतलब आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा, -½ -½ इस तरीके से। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अरे बाबा कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का ही पार्ट आ गया फिर से। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम निपटाते ही हैं। अब इतना ही है ना, और भी है क्या इसमें? अरे भाई बहुत ज़्यादा पार्ट्स हैं, कोई बात नहीं, करते हैं। अब जब इतना काम ले ही लिया है तो सारा ही करवाएंगे। ओह लाइट कलर लेना पड़ेगा, ये लो लाइट क्या डार्क कलर लेना पड़ेगा। ये है 13927। आपने कहा सर ये तो गड़बड़ घोटाला है, ये तो है 3 की पावर 0। ये क्या है? 3 की पावर 0। ये क्या है? 3 की पावर 1 है सर, 3 की पावर 1 है ये। फिर आगे जो है वो है 3 का स्क्वायर, और फिर है 3 का क्यूब। ये तो सर कुछ गड़बड़ हो गई। गड़बड़ ऐसे हो गई क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो तो 2 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना है 6 का है, और बस डिफरेंस चेंज होते ही आपने सर बता रखा है इसको तो काट दो, ये किसी काम का नहीं है, तो बस हटा दो इसको। ये है हमारा 10th क्वेश्चन, 10th क्लास और 10th क्वेश्चन, वाह डेडली कॉम्बिनेशन। तो ये है A 2A 3A 4A, इस तरीके से। तो आपने कहा सर ये तो A बढ़ गया, ये तो फिर से A बढ़ गया, ये तो फिर से A बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? अरे 2A में से A जाता है तो कितना आता है यार, ऐसे मत करो। 2 चॉकलेट थी, 1 खा गए, बचेगी कितनी? 1 चॉकलेट जो तुम मुझे दोगे जब तुम्हारा 10th का अच्छा रिजल्ट आएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बिल्कुल समझ रहे हो ना, तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट। तो ये है आपके क्या ए सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आगे आएगा 5A 6A 7A 8A। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब यहाँ पे पावर्स हो रही है, और मैंने कहा है जब भी पावर्स ऐड ऑन होती जाए वो एपी कभी भी नहीं होती, यही समझाया है मैंने। एक एग्जांपल ले लो, अगर A 3 होता तो ऐसा बन जाता, ऐसा बंदा तो एपी नहीं बन पाता। इसकी बात करते हैं, ये थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है मुझे। तो सबसे पहले रूट को सिंप्लीफाई करके चेक करते हैं। तो ये है √2। √8 जो होता है, √8 जो होता है, 8 क्या होता है स्टूडेंट्स? 4 2 8 होता है, और 4 किसका रूट होता है? 2 का, यानी 2 ही 8 होता है। तो √8 को लिखा जाता है 2 ये 18 है, 18 है स्टूडेंट्स, क्या है 18। 18 क्या होता है? 9 2 9 किसका रूट होता है? 3 का, यानी ये होता है 3√2। तो ये हो गया 3√2। आगे देखते हैं 32। 32 क्या होता है? 32 होता है सर 16 2 16 होता है 4 का रूट,
यानी 4√2। अरे यार ये तो बिल्कुल एपी है, ये तो इससे देख के लग ही नहीं रहा था कि एपी है, पर ये तो एपी निकला सर। आप तो गजब निकले सर, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही सर, सब समझ आ गया, बढ़िया लेक्चर है ये तो, एकदम मज़ा मज़ा ही आ गया, आ रहा है ना मज़ा एकदम। तो ये देखो, ये हुआ +√2, एक √2 बढ़ गया, इसमें एक और √2 बढ़ गया, इधर एक और √2 बढ़ गया। अरे भैया क्या बात है, एक्साइटमेंट में √3 लिख रहे हैं। तो अगला क्या आएगा, अगला क्या आएगा स्टूडेंट, अगला आएगा 5√2, उसका अगला क्या आएगा 6√2, उसका अगला क्या आएगा 7√2। आप ऐसे ही लिख के आ सकते हो, ठीक है, √2 की फॉर्मेट में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम उसके अंदर √50 लिख रहे हो, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं होता, आप ऐसे ही डायरेक्ट करके आ सकते हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है √3, √6, √9। क्या सर इसको भी खोलना पड़ेगा? अरे इसको खोलने की ज़रूरत ही नहीं है, ये वैसे ही अपना सारा का सारा अच्छा फेस दिखा चुका है कि मैं तो एपी नहीं हूँ। कैसे नहीं हूँ? क्योंकि देखो √3 जो होता है वो √3 होता है, आगे क्या हो रहा है, √6 है, √9 है, इनका डिफरेंस नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स हैं। आप ये मत समझना कि ये तो 3 की टेबल है, अगर ये रूट ना होते तो ये ऐसा होता 3, 6, 9, 12, तब ये एपी होता, बट अभी इसके ऊपर रूट लग चुका है, अब ये इरेशनल बन चुके हैं। अब अगर इरेशनल है स्टूडेंट्स तो इनका गैप कैसे निकाल सकते हो? √6 में से अगर √3 जाएगा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, इसका कुछ कर क्यों नहीं सकते? क्योंकि √6 क्या होता है, √2 इंटू √3, और ये भी क्या होता है √3। अब √3 अगर कॉमन ले भी लूँ तो अंदर √2 -1 बचेगा, जो कि सॉल्व नहीं होगा। जब डिफरेंस ही नहीं निकल पा रहा है ढंग से तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? तो डिफरेंस नहीं निकल रहा है इसका, क्योंकि ये रैशनल नंबर्स हैं, इसलिए ये एपी नहीं है। और कॉमन डिफरेंस भी तो नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस भी तो नहीं आ रहा, डायरेक्ट लॉजिक पड़ा है हमारे पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। तो अगला जो है ये रहा 14। तो 1 का स्क्वायर होता है 1, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है 25, आगे क्या आ रहा है 7 का स्क्वायर ये होता है 49। ऐसे चल रहा है, चेक करते हैं। तो यहाँ पे बढ़ रहा है 8, बहुत बढ़िया। यहाँ पे अल्ले भैया ये तो 16 बढ़ गया, 16 बढ़ गया, डिफरेंस चेंज होते ही एपी नहीं है। इसकी बात करते हैं। 1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, आगे क्या है 73। ये मुझे एपी दिख चुका है क्योंकि सब में क्या बढ़ रहा है स्टूडेंट्स 24 बढ़ रहा है। आप खुद चेक कर लो, 25 में से 1 जाता है तो भी क्या आता है 24 आता है, 49 में से 25 जाता है तो भी क्या आता है 24 आता है, और 73 में से 49 जाता है। अरे ये तो चमत्कार हो गया, सब में 24 आ गया, क्या बात है। तो सब में अगर डिफरेंस क्या है कॉमन है, और डिफरेंस निकालने का तरीका क्या था स्टूडेंट, भूलो नहीं सब कुछ। मैं कम लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना है, पर तुम पूरा का पूरा लिखोगे अपनी कॉपीज के अंदर, है ना। और मेरे सॉल्यूशन करने से पहले तुम सॉल्यूशन करते भी हो कि नहीं करते हो? बहुत नालायक हो रहे हो, बहुत नालायक हो रहे हो, सही बता रहा हूं मैं। तो ये इस तरीके से निकलता है, ठीक है, डिफरेंस ऐसे चेक किया जाता है। तो इसी के साथ हो चुकी है हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट। तो आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा, और ये एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा आसान थी, और ये चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। जो मैंने जनरल टर्म के बारे में बताई, एपी के बारे में बताया, इन सब का एक बार क्विक रिविजन करके नेक्स्ट लेक्चर से पहले एक बार रिविजन ज़रूर कर लेना, क्योंकि उसके अंदर हम 4.2 स्टार्ट करेंगे, जो कि थोड़ी सी लेंदी एक्सरसाइज है और बहुत ही गजब की एक्सरसाइज है, उसमें 20 क्वेश्चन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ 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 लाइक करें। अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, और ऐसे ही वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूं। और हम 30 डेज़ के अंदर एनसीईआरटी को कंप्लीट करने के चैलेंज को आप ज़रूर ज्वाइन करें अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है। पहला लेक्चर जो ओरिएंटेशन क्लास से स्टार्ट होगा, आप उसको ज़रूर देखें, और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है 30 डेज़ चैलेंज करके, उसको ज़रूर फॉलो करें। 30 ही दिन में आपके मैथ्स के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद,